हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। अब ये भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इनका रिसेंटली आईपीओ आया, तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी लिस्टेड प्लेयर है नहीं है, इनका शायद पहला या दूसरा रिजल्ट था। तो चलिए इनका भी Q1 एनालिसिस कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया Q1 में। आप पहले उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस क्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का मतलब आपने लोन दिया बिटवीन द टिकट साइज ऑफ 5 लाख to 15 लाख, तो 5 लाख से 15 लाख के बीच में आपने लोन दिया। और जनरली लो इनकम ग्रुप वालों का आप लोन देते हो, तो जिनका फैमिली इनकम है 3 लाख से लेके 9 लाख के बीच में, उन लोगों को आप लोन देते हो। अगर इस कंपनी के मैं मार्केट कैप की बात करूं तो करीबन करीबन 17,200 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब इनका ईवीएम ग्रोथ देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 20% के आसपास के ईवीएम ग्रोथ से। तो अगर आपने 20% के आसपास ही किया तो आपने इंडस्ट्री लेवल का ही ग्रोथ रेट लेके आया। अब इनका ईवीएम ग्रोथ था 21% का, तो थोड़ी सी हालत खराब ही थी। देखो ईवीएम ग्रोथ अगर इतनी तेज, अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखे तो 21% बहुत अच्छा ग्रोथ रेट लगता है। बट अगर इंडस्ट्री ही 20% सीएजीआर से बढ़ रहा है और उसमें आपने सिर्फ 21% के आसपास का ग्रोथ किया, तो इंडस्ट्री के बराबर का ही ग्रोथ किया आपने, कुछ मार्केट शेयर कैप्चरिंग वाला काम नहीं किया। अब हमने बहुत सारी और भी कंपनी देखी हैं, जैसे हमने इंडिया शेल्टर देखा। इंडिया शेल्टर भी सब्सटैंशियल साइज है उसका। अगर हम और बात करें, आवास देखा, एप्टेस देखा, होम फर्स्ट देखा। इन सारी कंपनियों ने अच्छा अच्छा ग्रोथ रेट लेके आए। इनमें से एक्सेप्शन सिर्फ एक आवास है, आवास का शायद 23-24% के आसपास का ग्रोथ रेट था। बट उनका ये जो ग्रोथ रेट कम हुआ ये ट्रांजिशनरी था, क्योंकि उन्होंने अपने एलओएस एलएमएस जो उनका टेक वाला सिस्टम है ना, टेक वाले सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे। पुराने जो घिसे पिटे मेथड्स थे उनसे हट के अपने टेक को बेहतर करके टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे थे। तो जब आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो, सब कुछ डिजिटल ले जाने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में उनका सारा का सारा ये काम पूरा हो चुका है, तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर से देखना पड़ेगा क्या उनकी ग्रोथ रेट वापस आ जाती है 25 to 30% के बीच में। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। बट अगर हम आवाज को चलो छोड़ भी दें, तो बाकी जितनी भी कंपनी देखा हमने सब में अच्छा अच्छा ग्रोथ रेट देखा, जो भी अच्छी। देखो, अब हम जाके आप कैंचन होम से तो कंपेयर करेंगे नहीं ना। अगर आप आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करो तो आपको तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ना। तो आप पीयर टू पीयर एनालिसिस करो कि सबसे अच्छा ग्रोथ रेट किसमें है, सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी मेंटेन कौन करके चल रहा है, किसका आरओई का डायरेक्शन सही सही जगह जा रहा है, किसका आरओई का डायरेक्शन सही जगह पर जा रहा है, कौन और ज्यादा लेवरेज करके अपना आरओई को बूस्ट लेके आ रहा है, वो सारी चीजें देखनी है हमें। तो इसमें ये एप्टेस और ये इंडिया शेल्टर और ये होम फर्स्ट ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये 35%, 36%, 37%, 37% का ग्रोथ रेट लेके आ रहे हैं, और वहां पर आप 21% का ग्रोथ रेट लेके आए हो। तो कुछ कुछ खास नहीं है, आप में कुछ बहुत बेहतरीन नहीं है कि आपकी तरफ इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करें कि भाई आधार हाउसिंग फाइनेंस खरीदना चाहिए। ऐसा ऐसा करने के लिए हमारे पास अभी तक तो कोई रीजन हमें देखने को मिला नहीं। अगर हम एजीएम साइज की बात करें तो 21,700 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका एवीएम पहुंच गया। और अगर डिस्बर्समेंट नंबर की बात करूं तो डिस्बर्समेंट आर अप 4% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन बाय 31% ऑन अ क्वार्टर लेवल। अब देखो ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। चलो क्वार्टर लेवल को नंबर को एक बार हम छोड़ भी दें कि भाई Q1 जनरली sluggish रहता है फाइनेंशियल के लिए, इसमें हीट वेव भी आ गया, इलेक्शन भी आ गया, तो आप ढंग से डिस्बर्समेंट कर नहीं पाए। बट आपका वाई वाई लेवल पे तो नंबर अच्छा आना चाहिए था। वाई वाई लेवल पे तो आप करीबन दिखाते कि हमने 16-17% या 20%, 25% के आसपास का डिस्बर्समेंट में ग्रोथ लेके आए। बट वो चीज हुआ नहीं। अब आप देख लो, अगर मैं क्वार्टर क्वार्टर नंबर की भी बात करूँ ना, तो अगर मेरे को जहाँ तक इंडिया शेल्टर का याद आ रहा है, तो इंडिया शेल्टर का नंबर बड़ा डिस्बर्समेंट का 26% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड वॉज डाउन बाय जस्ट 5% ऑन क्वार्टर लेवल। तो 5% का ही फर्क आया ना उनका क्वार्टर लेवल पे। आपका तो 1/3 ऑफ द डिस्बर्समेंट वॉज गॉन इन Q1 एज कम्पेयर टू Q4। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया। तो ठीक है, मतलब डिस्बर्समेंट में भी कुछ कुछ खास नहीं है। अब जैसे हमें पता है ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो ऑलमोस्ट 100% लोन इनका सिक्योर्ड है। तो कोई 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 अनसिक्योर्ड लेंडिंग तो ये लोग करते ही नहीं है। अब लेंडिंग किस किस तरह के करते हैं कि भाई आपको घर बनाने के लिए लोन दे दिया, होम कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे दिया, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे दिया, रेनोवेशन के लिए लोन दे दिया, इन सारी चीजों के लिए लोन दे देते हैं। या ये दे देते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि घर को कोलैटरल रख के बिजनेस लोन दे देते हैं। तो ये मेनली तीन तीन मेन सेगमेंट है, और इनका एवरेज टिकट साइज रहता है 10 लाख के आसपास का। तो वो हमने समझा ही था कि भाई 5 लाख से लेके 15 लाख की टिकट साइज तक का लोग लोन देते हैं, और इनका एवरेज टिकट साइज निकल के आता है 10 लाख रुपए के आसपास। अब ये लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं टुवर्ड सैलरीड कस्टमर। अब कुछ कंपनी होती है जो सैलरीड पे ज्यादा फोकस करती हैं, कुछ कंपनी होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पे ज्यादा फोकस करती हैं। हमें उसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है।
हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए कि एयूएम ग्रोथ आ जाए, एयूएम ग्रोथ के साथ साथ आपकी एसेट क्वालिटी डिटोरेट ना करे, एसेट क्वालिटी अच्छे लेवल पे मेंटेन रहे और इंप्रूव ही होता रहे, कि आपका कहीं ऐसा नहीं है कि आपने एयूएम ग्रोथ लाने के चक्कर में अपनी एसेट क्वालिटी कैसी तैसी कर दी, आप ग्रॉस एनपीए नंबर नेट एनपीए नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इनका 57% आता है सैलरीड कस्टमर से, तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। अगर आप इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया ऑन अ वाई लेवल एंड रिमेन स्टेबल ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब प्रॉब्लमेटिक चीज क्या हुई, या प्रॉब्लमेटिक कह लो या ठीक है, कंपनी का यही डिसीजन था जिससे इनका कस्टमर ना भग जाए, क्योंकि अगर अगर मैं बात करूं यील्ड इन्होंने स्पेस पे नहीं बढ़ा है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है इनका 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंक्रीमेंट आ गया इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग ओवर अ वाई लेवल। तो पिछले साल जितना इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग था उससे 0.3% के आसपास का जंप हमें देखने को मिला, बट इन्होंने 0.3% से अपने यील्ड्स नहीं बढ़ाया, मतलब जितनी रेट पे ये लोग लोन दे रहे थे उसको नहीं बढ़ाया। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि भाई अगर ये लोग ज्यादा यील्ड बढ़ाएंगे तो कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के पास भाग जाएगा, वो एप्टेस के पास भाग जाएगा या आवास के पास भाग जाएगा या होम फर्स्ट के पास भाग जाएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट कम है। तो यहाँ पर तो आप पैसा ही तो दे रहे हो ना, तो इसमें आप कुछ कुछ एडिशनल वैल्यू एडिशन तो कर नहीं रहे हो, तो उसको तो जहां पर सस्ता लोन मिलेगा वो वहां पर चला जाएगा। तो एक रीजन इसका ये हो सकता है, इसी वजह से हमें देखने को मिला कि इनका जो स्प्रेड्स है, जो डिफरेंस है, स्प्रेड क्या होता है कि सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है 5% की और आपका यील्ड ऑन एडवांसेस है 10% के, मतलब आप 10% पे लोन दे रहे हो और 5% पे आप पैसा उठा रहे हो, तो आपका कॉस्ट है 5%, यील्ड है आपका 10%, तो स्प्रेड हो गया 5% का। तो 10 - 5 = 5, तो आपका आपका स्प्रेड बना 5% का। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चला जाएगा और कॉस्ट ऑफ जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो स्टेबल रह जाएगा, तो आपका स्प्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिला, इनके स्प्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए फ्रॉम 6.4% टू 6% ऑन अ वाई लेवल, और स्टेबल रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी स्टेबल था। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड ऑन अ वाई लेवल एंड डेटोरेटेड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो ठीक है, मतलब कोई कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं इनकी एसेट क्वालिटी पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो मोर और लेस हम बात कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट ही हमें देखने को मिला वाई लेवल पे। तो अगर मैं ग्रॉस एनपी नंबर की बात करूं तो 1.3% का ग्रॉस एनपी नंबर है, तो बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी में कहीं दिक्कत नहीं है। नेट एनपीए की बात करूं, नेट एनपीए 0.9% के आसपास का है, तो मतलब एसेट क्वालिटी टर्म्स में तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस एक्सपेक्टेशन है ज्यादा रेट पे ईवीएम ग्रो करने की। आप ईवीएम ग्रोथ रेट लेके आओ 30% का, 35% का, तब जाके आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनोगे, आप अपने पीयर के कंपैरिजन में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनोगे। तो ठीक है, इस कंपनी का मैंने अभी कॉन कॉल सुना नहीं है, कॉन कॉल सुन के भी आपको एक अपडेट कर देंगे कि मैनेजमेंट का आगे का क्या गाइडेंस है, मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रहा है, और इस 21% के नंबर को मैनेजमेंट किस नजरिए से लेता है। क्या उनके हिसाब से ये बिलो पार जो लेवल है कि बिलो पार है, या फिर कोई अच्छा अच्छा रेट पे ये लोग और आगे ग्रो करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर आरओए की बात करें तो आरओए इंप्रूव किया ऑन वाई लेवल और पहुंच गया फ्रॉम 3.5% टू 4.1%। और आरओई इस कंपनी का देखने में का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने रिसेंटली आईपीओ लेके आए थे। तो आईपीओ में क्या होता है कि आपका इक्विटी बेस बढ़ जाता है, तो इक्विटी बेस बढ़ जाएगा तो आरओई का फॉर्मूला क्या है, आरओई के फॉर्मूले में इक्विटी बेस आता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का नंबर अगर आपका बढ़ गया तो जो आपका जो ओवरऑल ओवरऑल आरओई का नंबर है वो घट जाएगा। तो वही हमें देखने को मिला। तो कोई कोई सेंस नहीं बनता इनका आरओई का नंबर देखने का, इनका आरओई का नंबर ड्रॉप फ्रॉम 18.6% टू 15.9%, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका इक्विटी बेस बढ़ गया, आप आईपीओ लेके आए थे। तो इस नंबर से ये कोई खराब नंबर नहीं है कि इनका आरओई घट गया। ये आरओई घटना इज इम्पैक्ट बिकॉज बिकॉज आप आईपीओ लेके आए। तो ठीक है, इस नंबर को छोड़ देते हैं इस क्वार्टर के लिए, आगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में देखेंगे कि 15.9% से ये नंबर आगे बढ़ के कहाँ जा रहा है, क्या ये 15.9% से घट के 14 की तरफ आ रहा है, या बढ़ के 17 18 19 की तरफ जा रहा है। अगर हम फाइनली अब नंबर्स पे आ जाएं तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 22% ऑन अ वाई लेवल and 1% on a quarter-on-quarter level. Operating profit was up by 26% on a YY level and 8% on a quarter-on-quarter level. And PAT was up by 37% on a YY level and down by 1% on a quarter-on-quarter level. तो मोर और लेस मीडियोकर सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम आधार हाउसिंग फाइनेंस, आपने इंडस्ट्री के बराबर का ही ग्रोथ किया। अब देखो मीडियोकर क्यों बोला गया है उसको समझने की थोड़ी सी हमें जरूरत है। अगर आप इसके कंपैरिजन में बाकी के पीयर्स देखोगे तो पीयर्स ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं। अगर एक ही इंडस्ट्री में 4-5 कंपनी ऐसी हैं जो आपसे काफी ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही हैं, आपसे 50% ज्यादा ग्रोथ रेट लेके आ रही हैं, तो फिर वो बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी ना। तो आपको अपना पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा
तभी आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल पाएगा। अभी आप आईपीओ लेके आए हो, आप नया-नया कंपनी हो, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा-सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। बट आपको ये वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए और अच्छी रेट पे ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यही थी कहानी आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आगे चल के हम और भी वीडियोस कर लेंगे। कुछ हमारी 3-4 कंपनी बची हैं फाइनेंशियल लेंडिंग स्पेस में, उनको भी कवर करके हम पूरा फाइनेंशियल लेंडिंग वाला स्पेस खत्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखें। थैंक यू।